चलिए आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। क्या कभी आपने कल्पना की है कि अगर हमारे शरीर में अगर ब्लड ना हो तो हमारे शरीर का क्या होगा? ये सिंपल है कि अगर हमारे शरीर में ब्लड ना हो तो एक सेकेंड भी जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है, क्योंकि जो मेजर फ्लूइड है ऑफ आवर बॉडी डेट इज ब्लड। सो हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं ब्लड के बिना। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर रक्त होता क्या है। वाई द ब्लड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर लाइफ। आई एम टुडे विथ यू। सो आज ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ब्लड इज अ फ्लूइड। दिस इज नॉट सिंपल फ्लूइड, दिस इज अ complex fluid. It is made of many substances like a plasma, protein, amine, glucose, amine, calcium, and there are many substances that are involved in the blood. अगर ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड जो एक होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी एक संयोजी ऊतक से बना है। संयोजी वह होता है जो सबको जोड़ने का काम करता है। जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो हमारे शरीर के सभी भागों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि शरीर में बहुत से जगह ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, यानी हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती रहती है। तो ब्लड जो मेनली होता है वो प्लाज्मा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कुछ में इसमें संगठित पदार्थ होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, जो एक जिसे हर कोई विद्यार्थी जानते हैं, वह एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, संगठित पदार्थ है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो सबसे अधिक मात्रा में हमारे ब्लड में अवेलेबल होता है, बिकॉज 90 to 92% प्लाज्मा होता है, जिसमें अधिक मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है। 6 to 8% प्रोटीन होता है। जो अधिकतर प्लाज्मा है वो वाटर से बना होता है, जिसमें 90 to 92% वाटर होता है और 6 से 8% उसमें प्रोटीन होती है। वैसे हमारे ब्लड में बहुत से प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो मेजर प्रोटीन है दैट आर 3 टाइप्स: फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन्स एंड द ग्लोबुमिन्स। इन सभी तीनों का काम अलग अलग है। फाइब्रिनोजेन, जिसे हम लोग जानते हैं ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, यानी रक्त को थाका बनाने में सहायता करता है। जो एल्बुमिन्स होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करने में सहायता करता है, जैसे कि दाब बढ़ गया तो उसको कम करना, कम अगर प्रेशर हो गया तो उसको हाई करना। दिस इज द वर्क ऑफ द एल्बुमिन्स। जो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होता है उसका काम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है हमारा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। और जो फाइब्रिनोजेन होता है डेट आर हेल्पफुल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स डेट आर इन्वॉल्व्ड इन आवर प्लाज्मा। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं या जिसकी ज़्यादा मात्रा में चर्चा होती है, वो होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है उसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है। सेल्स नहीं सर, कार्ब सेल्स, सही बात है। जो उसका पूरा नाम अगर सही बात कहें तो आप 11th-12th के बच्चे हैं, तो आरबीसी का पूरा नाम अगर कहें, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स नहीं कार्पसल्स होता है, क्योंकि वो कण होता है, पार्टिकल होता है। सेल्स और पार्टिकल में बहुत अंतर होता है, क्योंकि सेल्स बहुत छोटा होता है, पार्टिकल उससे बड़ा होता है। तो जो हमारा रेड ब्लड कार्पसल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसका। अब इसे रेड ब्लड कार्पसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा रक्त होता है जिसमें हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होने के कारण इसका रंग लाल होता है, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका रंग लाल होता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में अधिक मात्रा में
हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, अवेलेबल होता है, जिसके कारण हमारा वो रक्त लाल दिखाई देता है। अब अगर रेड ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो 1 मिलीमीटर क्यूब में रेड ब्लड कार्पसल्स की संख्या 50 लाख से 50.5 लाख होनी चाहिए, यानी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होनी चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। आप अच्छी तरह से काम करेंगे, नहीं तो आपको हमेशा थकावट महसूस होती रहेगी। अगर 50 से कम हो गए आपके अंदर, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 लाख से 5.5 लाख होंगे तब अच्छे हैं। इससे अगर कम हुए रेड ब्लड कार्पसल्स अगर आपके शरीर में, तो आपको हमेशा थकावट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या घट जाने के कारण आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण ग्लूकोज अणुओं का विखंडन नहीं होगा। अगर जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन नहीं होगा तो आपके शरीर में कोई एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होगी। एनर्जी अगर आपके शरीर में निर्माण नहीं होगा तो आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे। इसलिए हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में होनी चाहिए आपके शरीर में। एक वयस्क आदमी में 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 50.5 लाख होने चाहिए। अगर लाइफ टाइम की बात करोगे रेड ब्लड कार्पसल्स की, तो इसकी 120 डेज होती है, यानी 120 दिन। 120 दिन के बाद ये रिकवरी हो जाती है, फिर नए रेड ब्लड कार्पसल्स बनते हैं हमारे शरीर में। इसकी लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर वक्त हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए इसकी जल्दी मौत नहीं होती है। अगर बार बार इसकी मौत हो जाए तो हम अच्छे नहीं रह पाएंगे, इसलिए इसका लाइफ टाइम 120 दिन होता है। फिर से रिकवरी हो जाएंगे, अच्छी तरह से काम करेगा। अब कहेंगे कि इसका मरण कहाँ होता है, इसका कब्रिस्तान कौन है जहाँ पर ये मर जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन एक अंग होता है जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाता है, जिसको ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स का कब्रिस्तान जहां पर वह मर जाता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। अब कहेंगे कि इसका व्हाइट क्यों नाम है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, उसकी अब्सेंसी की वजह से इसे व्हाइट नाम दे दिया गया। क्योंकि जब अब्सेंट रहता है तो उसकी अब्सेंसी में सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसको व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। अगर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स की अगर काम की बात करें, इसका क्या काम है हमारे शरीर में, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, यानी एक आर्मी की तरह काम करता है। जैसे आर्मी बॉर्डर पर किसी की जान बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होता है एक आर्मी की तरह रक्षा करता है, इसलिए इसे आर्मी भी कहा जाता है हमारे बॉडी का, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का, क्योंकि ये हमारे शरीर को बचाता है रोगाणुओं से, क्योंकि हम कई रोगाणुओं का सामना करते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। अब क्या होता है कि इसका काम बहुत होता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से रोगों से ग्रसित होते हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। तो क्या होता है कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स अकेला काम नहीं कर पाता, इसलिए इसके बहुत से भाग हैं, बहुत से सेल्स हैं, जिसका अपना एक पार्टिकुलर वर्क होता है, पार्टिकुलर काम होता है, एक फिक्स्ड काम होता है। उसके अनुसार इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है अग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इसके भी 3 पार्ट्स हैं। एक होता है इसिनोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। अब इन तीनों का काम अलग अलग है। एक अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब सबके काम समझेंगे कि उनका क्या क्या काम है। जो लिम्फोसाइट्स होता है उसका मेनली काम हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम लिम्फोसाइट्स करते हैं। और लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वो हेल्पर की तरह काम करता है। टी लिम्फोसाइट्स यानी टी का पूरा नाम ही है हेल्पर, यानी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। वो
काम में सिर्फ सहायता करता है। और बी लिम्फोसाइट्स है वो नई प्रोटीन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, नए नए लिम्फोसाइट्स को वो प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूस करता है। और टी जो है लिम्फोसाइट्स है उसके साथ मदद करता है, उसके साथ मिलकर हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दिस इज द वर्क ऑफ द lymphocytes. The lymphocytes is divided into two parts, B lymphocytes and T lymphocytes. अब जो मोनोसाइट्स होता है इट इज फैगोसाइटोसिस इन नेचर, यानी ये भक्षण करने का काम होता है। जितने भी रोगाणु आ रहे हैं उनका भक्षण, किधर से आ रहा है उसको खाना है, ये होता है मोनोसाइट्स का। अगर किसी भी तरह से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर भी गए तो मोनोसाइट्स उसे छोड़ेगा नहीं, वो भक्षण कर लेता है और हमारे शरीर को बचा लेता है। इसी तरह से एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनके भी काम अलग अलग है। बेसोफिल्स के अगर मुख्य काम देखा जाए तो इसको हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, इन सभी हार्मोनों की सिक्रेशंस करता है। और एलर्जी से संबंध है इसका, क्योंकि हमारे शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया बहुत उत्पन्न होती है, तो इससे बचाने के लिए हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, इसलिए बेसोफिल्स इसमें हेल्प करता है। अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं उसका मेन काम है हमारे रक्त को थक्का बनाना, यानी coagulation of our blood, यानी clotting of our blood. This is the mainly work of the our platelets. जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। भाई जब शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं बनता है, अगर शरीर के अंदर रक्त थक्का बन गया तो हम जी नहीं पाएंगे। अगर किसी कारणवश घायल होने के कारण, कट जाने के कारण जब हमारे शरीर से रक्त बाहर आने लगता है उस समय ब्लड की क्लोटिंग होने की ज़रूरत होती है, उस समय रक्त को थक्का होने की आवश्यकता होती है और उस समय हमें ज़रूरत होती है ब्लड को न क्लोट होने की, क्योंकि जब हम घायल होते हैं तो हमारे शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है। अगर लगातार इसी तरह से रक्त बहता रहा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्लड को थक्का बनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें प्लेटलेट्स अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, बहुत सारे सबस्टेंसेज होते हैं जो मिलकर ब्लड को क्लोट करते हैं, बट द मेन कंपोनेंट ऑफ द that is involved in the clotting of blood, that is platelets. तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होनी चाहिए एक वयस्क आदमी में, एक हेल्दी पर्सन में, वो 1.5 से 3.5 लाख के बीच होनी चाहिए 1 मिलीमीटर क्यूब में। यानी वो ब्लड जिसका आयतन 1 मिलीमीटर क्यूब है उसमें कम से कम प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 3.5 लाख के बीच होना चाहिए, तब वो हेल्दी पर्सन है। अगर इससे कम प्लेटलेट्स हुए तो क्लोटिंग डिसऑर्डर आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, फिर कटने के बाद भी आपका रक्त थक्का नहीं बनेगा। अब बात यह आती है कि जब शरीर के अंदर होता है ब्लड तो थक्का नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर आता है रक्त थक्का बन जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर रक्त आता है वह थक्का बन जाता है? क्या प्रकृति का खेल है, क्या नेचर का खेल है। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है तो क्लोट नहीं होता है, वो फ्लूइड में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में होता है और फर्दर ब्लड को कम आउट नहीं करने देता, बाहर नहीं निकलने देता है। कौन सी ऐसी पदार्थ है, कंपोनेंट है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है? उसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हम बताए थे बेसोफिल्स वो उत्पन्न करता है। हेपेरिन प्रोटीन जो हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है हमारे शरीर के अंदर। समझिए, अगर हमारे शरीर के अंदर हेपेरिन की अगर कमी हो गई तो जानिए ब्लड थक्का बन जाएगा, गढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण हृदय उसे पंप नहीं कर पाएगा और अंततः उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत से व्यक्तियों में रक्त क्या होता है कि थक्का हो जाता है, थक्का होने के कारण नली जाम हो जाती है और जैसे ही ब्लड को पंप करता है, पंप तो होगा कहीं नहीं, क्योंकि वह
इतना थक्का बन गया कि वो क्या होता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है, यानी नस से अपने स्थान को बदलता ही नहीं है और लगातार हृदय प्रेशर उस पर डालता जाता है। इन दिस कंडीशन होता ये है कि हमारा जो हृदय के समीप जो नस होता है जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो फट जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की हार्ट अटैक होती है, यानी हार्ट अटैक हो गई ना, फट गया नस, मृत्यु हो जाती है। ये भी हो सकती है, या ये भी होता है कि शरीर के अंदर हेपेरिन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वायु के यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। बता सकते हैं इस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम बताइए आप, जिसमें हेपेरिन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जब घायल हो जाता आदमी उसके शरीर से रक्त सिर्फ बाहर आता ही रहता है, वो जमता ही नहीं है। कौन सा रोग है? उसे कहते हैं हीमोफिलिया। हीमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें हेपेरिन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसी बीमारी को हीमोफिलिया कहा गया है, जो इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के खानदान में वंशज में ये बीमारी को देखा गया था। तो ये थी ब्लड के बारे में पूरी जानकारी। इसी तरह से हम आपको पूरी जानकारी दिए। अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और फिर से थोड़ा समरी के रूप में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्लाज्मा, संगठित पदार्थ और कई प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में अधिक मात्रा में प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा में अधिक मात्रा में वाटर होता है। 90 से 92% वाटर होती है हमारी प्लाज्मा में। प्लाज्मा में सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि प्रोटीन भी होते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, ऐसी बात नहीं है। जो मुख्य होते हैं उसकी बातें कर रहा हूँ, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। उसका काम अलग अलग है, बता दिए। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड को थक्का करना, एल्बुमिन्स का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, और ग्लोबुलिन्स का होता है काम डिफेंस मैकेनिज्म में। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, संगठित पदार्थ, वो 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। व्हाइट ब्लड सेल्स में बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 मिलीमीटर क्यूब में? 6 से 8,000, ये बताना भूल गए थे। 6,000 से 8,000 WBC 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होनी चाहिए, तब आप अच्छी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा बीमार ही पड़ते रह जाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि WBC की मात्रा कम हो जाती है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सी थकान आती है, हमेशा थकान, नहीं चला जा रहा है यार, तो उनमें क्या होता है कि RBC की मात्रा कम हो जाती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड क्लोटेशन नहीं होती, कोगुलेशन नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि हेपेरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उनमें हेपेरिन की मात्रा कम हो जाती है, और उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, वो अधिक होती है। थैंक यू।